हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूरी उत्साह और उमंग के साथ स्वागत कर रहा हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर जीएस के रिवीजन की। भाई जैसा कि आपको पता है कि अब हम रोजाना जीएस का रिवीजन भी कर रहे हैं, यानी कि आपके पास अब 3 सीरीज चल गई हैं। एक स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, एक हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और एक हम जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए रहने वाली है जीएस की, आज 5वीं क्लास आज आपकी ये रहने वाली है। इससे पहले 4 क्लास आपकी आ चुकी हैं, तो ये क्लास बहुत बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है जिन्होंने एक बार जीएस को पढ़ लिया है। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सीरीज से पढ़ते आइए। मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है आपको, सीरीज से चल रही है ज्योग्राफी भी और स्टैटिक जीके भी, उसी में से निकाल के और कुछ सब्जेक्ट से जैसे हिस्ट्री से, आपका साइंस से, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन का हम संग्रह यहां पर पढ़ते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है बातें, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और किताब से क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आज फिर वहां से कहानी की शुरुआत हम करते हैं। चलो जनाब, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। गोमती नदी के तट पर, तो गोमती नदी यहां लिख देता हूं मैं, गोमती नदी। सबसे पहली तो बात आई, गोमती किसकी सहायक है? गोमती है ना सहायक नदी है। किसकी? गोमती नदी आपकी गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है गोमती नदी। तो उसकी आपकी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सारी गंगा की सहायक है। तो गोमती नदी के तट पर क्या स्थित है? लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लखनऊ को कहा गया है नवाबों का शहर। और गोमती के नदी के तट पर जौनपुर शहर भी स्थित है, जौनपुर शहर। और ये जौनपुर शहर किसने बसाया था? ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसके नाम पर? अपने भाई के नाम पर। इसके भाई का नाम था ना जोना खान, जोना खान इसके भाई का नाम था, तो उसके नाम पर इसने ये शहर बसाया था जौनपुर। और जौनपुर में है ना मुस्लिम शिक्षा बहुत अच्छे से दी जाती थी, मुस्लिम शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। और बिल्कुल सेम कहानी कहां पे थी? ईरान का एक शहर था आपका मिराज, तो इसीलिए जौनपुर को कहा गया पूर्व का मिराज। तो ईरान में दी जाती थी और सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर देखा गया, बिल्कुल सेम कहानी भारत में थी, तो इसीलिए जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का मिराज भी कहा जाता है, पूर्व का मिराज भी कहा जाता है। तो ये शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था हरियाणा का शहर हिसार, हरियाणा का शहर हिसार बसाया था, जिसका पुराना नाम फिरोजा था, फिरोजा। और इसी ने पंजाब का शहर बसाया था फिरोजपुर, फिरोजपुर। किस नदी के तट पे है? आपका सतलुज नदी के तट पे है फिरोजपुर। इसी ने दिल्ली का शहर बसाया था फिरोजशाह कोटला, फिरोजशाह कोटला शहर बसाया था। और फिरोजशाह कोटला आपका स्टेडियम भी है दिल्ली के अंदर, और जिसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम आपका कर दिया गया है। और कल मैंने आपको बताया था कि एक स्टेडियम है बहुत फेमस स्टेडियम आपका मुंबई के अंदर, कौन सा स्टेडियम था? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर मुख्यालय किसका? बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और मुंबई के ही अंदर आपका मुख्यालय है पश्चिमी रेलवे का, और आपका मध्य रेलवे का भी मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। और रेलवे बोर्ड का गठन आपसे पूछ ले कब किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया, 1905 में किया गया। और 1906 में पूछ ले तो भाई साहब किसका गठन किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में, मुस्लिम लीग की। और इससे पहले अगर मैं बातें बताऊं आपको, 1904 में जन्म हुआ था किसका? मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ 1904 में। और मेजर ध्यानचंद के ही समकालीन थे आपके हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, मैन ऑफ पीस कहे जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1904 को। जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन होती है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री जी से आप बातें याद रख लोगे क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी
पहले व्यक्ति रहे हैं, पहले व्यक्ति रहे मरणोपरांत किसको प्राप्त करने वाले, मरणोपरांत भारत रत्न को प्राप्त करने वाले, यानी कि भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत अगर किसी को दिया गया तो शास्त्री जी को दिया गया, 1966 में दिया गया। और शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई है? शास्त्री जी की मृत्यु हुई 1966 का था आपका क्या, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, उसमें इनकी मृत्यु हुई है। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊं, 1962 में हमारी लड़ाई हो गई थी चाइना के साथ, जिसमें हमारी हार हुई थी भारत की, और उसी का फैसला कराने गए थे शास्त्री जी। शास्त्री जी उस टाइम पे क्या थे शास्त्री जी है ना आपके 64 में प्रधानमंत्री बने हैं, जब नेहरू जी गए हैं उसके बाद बीच में 13 दिनों के लिए आए थे जीएल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, और फिर बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री। तो शास्त्री जी गए थे ताशकंद में, और ताशकंद आज के दिन तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आज के दिन तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और उस टाइम पे ये यूएसएसआर का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था। तो शास्त्री जी की सारे काम हो गए थे, फ्लाइट अगले दिन थी इनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट, और फिर अगले दिन इनकी है ना डेड बॉडी हमें थमा दी गई, इनका सिर्फ मृत शरीर हमें दे दिया गया कि शास्त्री जी को ना हार्ट अटैक आ गया है, ऐसी बातें बोल दी गई। और उसका अभी तक कोई हमें सॉलिड रीजन नहीं मिला है, ये क्या कुछ कहानी है, उस पर काफी आरटीआई भी लगाई गई हैं, ठीक है, जिसमें यही आया है कि अगर इसका जवाब आता है तो भारत के कुछ देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो शास्त्री जी बड़े अच्छे, बहुत महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता था, मैन ऑफ पीस कहा जाता था, शांति दूत। और इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान का और जय किसान का इन्होंने ही कहा था कि इस देश के अंदर या तो जय जवानों की होगी या किसानों की होगी, इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो चलें अब आगे। अच्छा, शास्त्री जी से एक दो बातें और याद रख लो। एक है ना डैम है लाल बहादुर शास्त्री डैम, लाल बहादुर शास्त्री डैम, ये डैम कहां पर है? ये डैम है ना कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। और इसी को कहा गया है अलमाटी डैम, अलमाटी डैम कहा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से एयरपोर्ट कहां पे है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से एयरपोर्ट कहां पे? यूपी के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप, ठीक है। और एयरपोर्ट से अगर मैं आपको दो चार क्वेश्चन और बता दूं, जैसे एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है दो चार, जैसे कि आपका एक एयरपोर्ट है, कर्नाटक की बातें कर रही है, चलो कर्नाटक में आपका केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा बहुत फेमस आपका क्या है एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक राज्य से कहानी अगर मैं बताऊं, कर्नाटक का एक शहर है मैसूर, मैसूर जिसको कहा गया है सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चंदन का शहर, चंदन का शहर कहा गया है। और कर्नाटक को कहा गया है सिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग। कर्नाटक को क्या कहा गया है? भारतीय बैंकों का शहर भी कहा गया। बहुत सारे बैंक जैसे सिंडिकेट बैंक है, विजया बैंक है, बहुत सारे बैंक कर्नाटका से आए हैं, और कर्नाटक से बहुत सारे बैंक आए हैं। और कर्नाटक का भी एक्चुअल में एक शहर है जिसको कहा गया है सिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग, मंगलोर, मंगलोर को कहा गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और कर्नाटक से कहानी आप याद रखोगे तो कर्नाटक के अंदर नेशनल पार्क है आपका नागरहोले, नागरहोले नेशनल पार्क, आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है, और आपका बनरगट्टा है, बनरगट्टा। बहुत सारी कहानी इतनी सी याद रखेंगे। और कर्नाटक से ही अगर मैं और बातें बताऊं, कर्नाटक की बातें चल रही है तो सुन लो। कर्नाटक से एक नदी आती है आपकी कावेरी, कावेरी नदी निकलती है। कौन सी चोटी से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कावेरी एकमात्र पेरिनियल रिवर है किसकी? साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की एकमात्र आपकी कैसी नदी है? पेरिनियल, यानी कि सदा नीरा वर्षवाहिनी नदी है आपकी कावेरी। और कावेरी नदी पे ही भारत का सबसे पुराना डैम है, भारत का सबसे पुराना डैम बना है कावेरी नदी पर, सबसे पुराना डैम। उस डैम का नाम क्या है? कल्लनई, कल्लनई डैम, या इसी को कहा गया है जनाब कलानी डैम। कलानी डैम कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था, चोल शासकों ने। कब बनवाया था? लगभग लगभग
2000 वर्ष पुराना है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, यानी कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की क्या है, एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है जो पूरे साल भर बहती है, जो पूरे साल भर बहती है। और भी मैं बातें बताऊं तो ये है कावेरी, कर्नाटक से आती है, और ये इसका निचला जलग्रहण क्षेत्र, ये इसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र। तो यहां पर तो इसको जल प्राप्त होता है किससे, यहां पर जल प्राप्त होता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, और यहां पर इसको जल प्राप्त होता है साउथ वेस्ट मानसून से। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है ये सारी चीजें ऑफलाइन के अंदर, यानी कि कावेरी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र को जल साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है, या इसी को बोलते हैं क्या, ग्रीष्मकालीन मानसून, या इसी को बोलते हैं समर मानसून बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अराइवल मानसून, यानी कि उठता हुआ मानसून भारत में एंट्री कर रहा है। और इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, यानी कि रिट्रीट मानसून, रिट्रीट मानसून। इतनी सी बातें याद रखेंगे। या इसी को बोलते हैं विंटर मानसून, विंटर मानसून, या आप कह सकते हो शीतकालीन मानसून। और इस शीतकालीन मानसून से, शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु के किस तट पर वर्षा होती है, तमिलनाडु के ना कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है इससे। और तट की मैं बातें बताऊं तो तमिलनाडु के तट को क्या कहा गया है, कोरोमंडल तट कहा गया है। और तमिलनाडु से ऊपर राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा गया है, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट कहा गया है। साथ में इसको क्या कहा गया है, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ले लो सभी तट अभी सुन ही लो। उसके ऊपर राज्य है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के तट को कहा गया है उत्कल तट, उत्कल तट। और फिर राज्य वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के तट को कहा गया है वेगा तट, वेगा तट कहा गया है। और कल मैंने आपको बातें बताई थी कि केरल राज्य की जो कहानी है, केरल राज्य के तट को क्या कहा गया था, मालाबार तट कहा गया था, मालाबार। उसके बाद कर्नाटक के तट को कहा गया था कन्नड़ तट, और गोवा के तट को कहा गया था कोंकण तट, कोंकण तट। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गुजरात में दो तट हैं, एक आपका कच्छ का तट और एक आपका काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन फिर से पूछते हैं। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन कि आपके संविधान में जो चौथी अनुसूची है उसमें किसका जिक्र किया गया, फोर्थ जो शेड्यूल है। देखो शेड्यूल से बातें मैं अगर आपको बता दूं, शेड्यूल की कहानी क्या है। जो शेड्यूल नंबर 1 है, पहली अनुसूची में बातें की गई हैं भारत का जो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बातें की गई हैं। और दूसरी अनुसूची में बातें किसके बारे में की गई हैं, दूसरी अनुसूची में बातें की गई हैं कि इस इतने बड़े संघ को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ विभिन्न विभिन्न पदों की आवश्यकता है। और वे पद फ्री में तो काम करेंगे नहीं करेंगे ना भाई, वे पद क्या लेंगे, कुछ सैलरी लेंगे, कुछ अलाउंसेज लेंगे, पेंशन लेंगे। यानी कि दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में बातें की गई हैं, अलाउंसेज के बारे में बातें की गई हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जैसे आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उसके बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या बातें की गई, जब इनको पैसे दे दिए तो इनसे शपथ दिलवाएगी जनता की शपथ लो आप इस भारत की शासन व्यवस्था में कहीं पे भी आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे। तो तीसरी में शपथ है। फोर्थ में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीटों का। और 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन, और जब इलेक्शन आता है तो सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के बारे में बातें करेंगे, उसके उत्थान के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और छठी अनुसूची में क्या है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित वर्ग के क्षेत्र के बारे में बातें की गई हैं, उसके विकास के बारे में। और 7वीं अनुसूची में क्या है, आपका ऐसे कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का बंटवारा किया गया है। 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो संघ सूची में आते हैं, कुछ आपके समवर्ती सूची में है, जैसे कि आपका वन है, वन आपका स्वतंत्र आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें सूचियों का बंटवारा किया गया है। 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाएंगी, भाषाएं आ जाएंगी। और भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और स्टार्टिंग में कितनी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जिसमें फिर 15वीं भाषा जोड़ी, 15वीं भाषा जोड़ी कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी है, 21वीं। और उसके बाद फिर भाषाएं जोड़ी, अगर मैं आपको बता दूं तो नमक भाषा जोड़ी, न से नेपाली हो जाएगा,
मैं से मणिपुरी हो जाएगा और कैसे कोंकणी हो जाएगा। ये भाषा जोड़ी आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये भाषाएं जोड़ी हैं, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत फिर भाषाएं जोड़ी है, यहां पर लिख देता हूं, मैथिली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये भाषाएं जोड़ी हैं। तो 8 तक की अनुसूची तो मैंने याद ही करवा दी है आपको। 9वीं और सुन लो, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण संबंधी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है, दल बदल से संबंधित कानून है। 10वीं अनुसूची में किससे है, दल बदल से संबंधित। मैंने याद करवाया था आपको, कैसे याद करवाया था कि एक गाना आया था, 10 बहाने करके ले गई दिल, कि 10 बहाने करके ले गई दिल। अरे दिल तो ले गई, बेवफा बदल भी गई, बेवफा बदल भी गई। यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित क्या है, कानून है। और साथ में ये याद करवाया था कि जो दिल लेके गई है वो 52 साल की थी। देख लो अब आप, कितने साल की थी, वो 52 साल की थी, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के तहत। और आज थोड़ी लेके गई है दिल, दिल लेके गई है 1985 में, 1985 में, यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित बातें की गई हैं। इतनी सी बातें याद रखोगे। और 11वीं अनुसूची में क्या है जनाब, 11वीं अनुसूची में आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत 1994 में यह अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें बातें की गई थी किसके बारे में, जो आपका ग्रामीण शासन है या जो आप कह सकते हो पंचायत राज है, उसके बारे में बातें की गई थी, ठीक है, फॉर रूरल गवर्नेंस, उसके बारे में बातें की गई। और आपका 74वां संविधान संशोधन 1994 में, इसमें बातें की गई नगरीय स्वशासन के बारे में, उसके बारे में बातें की गई, यानी कि अर्बन गवर्नेंस, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम, उसके स्वशासन के बारे में बातें की गई आपकी 12वीं अनुसूची में। हमारे संविधान के अंदर है ना 12 ही अनुसूची हैं, जिसमें 8 मूल संविधान में थी, तो जिसमें से 9वीं जोड़ी गई सबसे पहले, 9वीं ये रही, 9वीं जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। और 51-52 में ही तो हुए थे लोकसभा के चुनाव पहली बार, ठीक है, पहली बार जो चुनाव हुए थे 51-52 में हुए थे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इससे पहले 8वीं अनुसूची तो जरूर याद रख लेनी है, भाषाओं का जिक्र इसमें किया गया है, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। और उसके बाद फिर जोड़ी गई नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, किस संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन आपका 1992 के तहत, 92 के तहत। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या बातें जोड़ी गई हैं आपकी, 2004 के तहत आपकी बातें जोड़ी गई हैं कौन सी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। और आप बताएंगे मेरे को 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या बातें की गई हैं, 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या बातें की गई हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, और क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है, भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क किसे कहा गया, तो किसे कहा गया है, लौह पुरुष को कहा गया है, लौह पुरुष। जैसे जर्मनी का एकीकरण किया था हिटलर ने, तो हिटलर को ना जर्मनी का बिस्मार्क कहा गया है। तो भारत का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्हें कहा गया है भारत का बिस्मार्क। और 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है, इनकी जयंती मनाई जाती है यूनिटी डे के रूप में, यानी कि एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जनाब, जब 1948 में गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी ना नाथुराम गोडसे के द्वारा, तो देश के जितने भी बड़े बड़े नेता थे शांति से बैठ गए थे इस देश के अंदर आराम से। भाई सभी को यह था ना कि हमें भी कोई शूट आउट ना कर दे, हमें भी कोई शूट आउट ना कर दे। लेकिन उसी टाइम पे प्रण लिया था इन्होंने प्रॉमिस किया था कि कैसे तैसे करके इस भारत का एकीकरण करना है मेरे को, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर ये देसी रियासतें, ये रजवाड़े अगर यहां पर बच गए तो ये ऐसी हैं जैसे जिंदा व्यक्ति के पेट में अल्सर के फोड़े होते हैं। समझ में आई है कहानी। इन्होंने कहा कि भारत के हृदय में ये अल्सर के फोड़े के समान रह जाएंगी, यानी कि अंदर ही अंदर ये भारत को खोखला कर देंगी। तो इन्होंने जितनी भी देसी रियासतें थी उनको इस भारत के अंदर मिलाया, इस भारत का एकीकरण किया।
और इन्हीं की बदौलत आज हम पूरे भारत में कहीं भी घूम रहे हैं, वरना कहानी कुछ ऐसी होती, दक्षिण के राज्यों में जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता, ऐसी कहानी हो जाती। ठीक है, तो यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को, और इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। जम्मू कश्मीर का विभाजन क्योंकि इनका अहम रोल रहा है जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने में, बड़ा अहम रोल इनका रहा है। ठीक है, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और बातें सुन लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से क्या है? एक आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। 182 पॉइंट समथिंग मीटर ऊंची है, और गुजरात के ही अंदर है इस नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर डैम। इतनी सी बातें हैं। और जम्मू कश्मीर का विभाजन इन्हीं की जयंती पर, इन्हीं को सम्मान देने के लिए किया है 31 अक्टूबर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने में इनका अहम योगदान रहा है। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं कि जम्मू कश्मीर का महत्व, उसमें आप जाकर पढ़ोगे ना ज्योग्राफी के अंदर, तो दूसरी तीसरी वीडियो मिलेगी कि जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने से हमें क्या फायदा हुआ है, और राज्य था तो नुकसान क्या क्या थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। तो ऐसे क्लास आपके लिए रोजाना कोशिश रहेगी, रोजाना लेकर आऊं। आप मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या आपको कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहानी है, जरूर बताओ मेरे को कमेंट करके, और उस पर फिर आगे काम करते हैं, तो जरूर बताया करो। ठीक है, ये कोशिश तो मैं करता हूं कि ये 10 मिनट शो रखूं आपके लिए, कि 10-1 मिनट में बहुत सारी बातें बता दूं आपको जल्दी जल्दी, लेकिन पता नहीं ये वीडियो हो जाती है थोड़ी सी लंबी, 15 से 20 मिनट तक की क्लास हो जाती है। तो देख लिया करो, हर रोजाना शाम को आपके पास ये वीडियो आती है। तो मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। और आज आपको कुछ सुना दिया जाए, भाई सुना दिया जाए या नहीं सुना दिया जाए, बताओ। ऑफलाइन में तो बड़ी डिमांड करते हो आप, सर एक शायरी सुना दो, सर एक शायरी सुना दो, तो आज भी सुना दी जाए। आज एक्चुअल में मैं अपनी शायरी की डायरी से शायरी सुना देता हूं आपको, अपनी शायरी की डायरी से शायरी सुना देता हूं, तो सुनेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि हाल ना पूछो कैसे हैं, कि हाल ना पूछो कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं, और रिश्ते सारे फीके हैं, सबसे ऊपर पैसे हैं, सबसे ऊपर पैसे हैं, और तुम ही बदले बदले से लगते हो, तुम ही बदले बदले से लगते हो, हम तो जैसे थे वैसे हैं, हम तो जैसे थे वैसे हैं, और आके मिल लो ना एक दफा हमसे, आके मिल लो ना एक दफा हमसे, हम आए तुम्हारे शहर जैसे तैसे हैं, और हाँ होगा कोई वो राजकुमार, और हाँ होगा कोई वो राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे हैं, देख लो हम तो ऐसे हैं। तो ये शायरी थी आज की वीडियो में। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।